नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम आयुर्वेदा एंड इनफर्टिलिटी में और मैं हूं आपके साथ रश्मि मनन। दर्शकों, दुनिया ने इतनी तरक्की कर ली है लेकिन फिर भी लोग आजकल मिर्गी जैसी बीमारी को भूत प्रेत का साया समझ लेते हैं। अपस्मार या मिर्गी एक तंत्रिका तंत्रीय विकार है, न कि किसी भूत प्रेत का आना। इसलिए इससे ग्रसित रोगी को दवाइयों की आवश्यकता है, न कि किसी जादू टोने की। इस रोग में रोगी को बार बार दौरे पड़ने लगते हैं। दौरे के समय व्यक्ति का दिमागी संतुलन पूरी तरह से गड़बड़ा जाता है और उसका शरीर लड़खड़ाने लगता है। इसका प्रभाव शरीर के किसी एक हिस्से पर देखने को मिल सकता है, जैसे चेहरा, हाथ या पैर। इन दौरों में तरह तरह के लक्षण होते हैं, जैसे कि बेहोशी आना, गिर पड़ना, हाथ पांव में झटकों का आना। अधिकतर लोगों में भ्रम होता है कि ये रोग आनुवांशिक है, पर सिर्फ 1% लोगों में ही ये रोग आनुवांशिक पाया जाता है। विश्व में 5 करोड़ लोग और भारत में लगभग 1 करोड़ लोग मिर्गी के रोगी हैं। विश्व की कुल जनसंख्या के 8 से 10% लोगों को अपने जीवन काल में एक बार इसका दौरा पड़ने की संभावना रहती है। एलोपैथी में इस रोग के 2 तरीके हैं, एक दवाइयों से और दूसरा ऑपरेशन। लेकिन इसके बाद भी ये नहीं कहा जा सकता कि रोगी कितने % ठीक हो पाएगा, जबकि आयुर्वेद में इसे जड़ से ही समाप्त करने का तरीका विद्यमान है। और ये संपूर्ण और सटीक उपचार आपको मिल सकता है दिल्ली में डॉक्टर राठी के क्लिनिक पर। यहाँ आने वाले मिर्गी के मरीजों को हमेशा हमेशा के लिए इस रोग से निजात मिली है। किस तरीके से किया जाए ऐसी बीमारियों का इलाज, यही सब आपको बताने के लिए आज एक बार फिर से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर नरेंद्र राठी जी। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो दर्शकों, यदि आप भी डॉक्टर साहब से बात करना चाहते हैं, अपनी बीमारियों से निजात पाना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि कौन सी दवाई का सेवन करके आप खुद को स्वस्थ कर सकते हैं, खासकर आयुर्वेद के माध्यम से कैसे आप अपनी बीमारियों से निजात पा सकते हैं, इसके बारे में जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं तो इन नंबरों पर लगातार कॉल करते रहें। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों के हित की बात की जाती है, उनका सही प्रकार से मार्गदर्शन किया जाता है और उनको ये बताया जाता है कि कौन सा रास्ता उनके लिए ठीक होगा, कौन सी दवाई उनके लिए ठीक होगी और किस दवाई का सेवन करके वो अपना जो शरीर है उसको स्वस्थ रख सकते हैं, निरोगी काया की प्राप्ति कर सकते हैं। यदि आप भी ये सब जानकारियां जानना चाहते हैं तो फोन उठाएं, कॉल लगाएं। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, आज हम लोग बात करेंगे मिर्गी के बारे में, लेकिन हम लोग विषय पर आने से पहले हर बार की तरह आज भी आयुर्वेद के बारे में बात करेंगे। और मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे आप रसायन की बात करते हैं तो कुछ लोग रसायन को रसायन शास्त्र समझ लेते हैं, तो आखिरकार इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, नाम मिलता जुलता है तो उसकी वजह से हम लोग ये समझ लेते हैं कि वही केमिस्ट्री है जो रसायन हम लोग उसमें यूज करते हैं। ये रसायन नहीं है, ये वो रसायन अलग है, ये रसायन वो रसायन शास्त्र है, ये रसायन है। रसायन का मतलब ये हुआ कि आपको जरा रूढ़ मृत्यु नाशाय रसते व रसोमत, ये रस की परिभाषा है और इसी से जो बनते हैं उनको रसायन हम लोग कहते हैं। जिसमें रस का प्रयोग किया जाए वो रसायन होते हैं। इसमें कुछ कास्ट औषधि होती है, सिंगल औषधि कम होती है, कई औषधि हम लोग मिला के जो बनाते हैं उसको रसायन कहते हैं। जैसे हम लोग आप सुनते आते होंगे ब्राह्मी रसायन, भल्लातक रसायन, प्रमुख है जो कंपनियां चलाती हैं च्यवनप्राश, ये भी रसायन में आता है जिसमें आंवले का प्रयोग किया जाता है। तो ये बलवर्धक है, गुणवर्धक है, आपका ओजवर्धक होता है रसायन। और रसायन कई तरीके के होते हैं और रसायन सभी को लेने चाहिए, ये हमारे आचार्य चरक कहते हैं। सबसे पहला मुख्य जो हमारा प्रथम ग्रंथ है, जो मतलब मेन माना जाता है, जिसकी चरक संहिता है, जो आचार्य चरक जी ने लिखा है, आत्रेय जी के उसमें महर्षि जो आत्रेय हुए हैं हमारे, उन्होंने अपना उत्तर दिया है, वो गुरु जी हैं। और अग्निवेश जी जो हैं, महर्षि अग्निवेश, उनके वो समझ लीजिए शिष्य हैं, वो उनमें क्वेश्चन आंसर के रूप में है पूरी चरक संहिता। मतलब गुरु जी से पूछा जाता है तो शिष्य जो उत्तर देता है उसी तरह से ये, मतलब आचार्य चरक जी ने यही उल्लेख उसमें, मतलब जब आप पढ़ोगे तो उसमें क्वेश्चन आंसर है कि क्या क्वेश्चन होगा उसका क्या आंसर। जैसे आप मुझसे पूछ रहे हैं कि भाई ये रसायन क्या है, तो रसायन का जो वर्णन आता है वो इसी तरह से रसायन का वर्णन आता है। और प्रथम खंड है तो आप समझ लीजिए आचार्य चरक ने क्यों लिखा, इसीलिए लिखा कि आप खाइए और जवान रहिए। बुढ़ा आदमी होगा, बुढ़ापा आएगा, पर वो भी आपको युवावस्था सा महसूस होगा। ऐसा नहीं है कि वो 16 साल का होगा, 80 साल का है तो 80 साल का ही होगा, पर वो आपको ऐसा लगेगा। कभी कभी आपने देखा होगा कोई आदमी आपको नजर आता है ना, बुजुर्ग है
पर बहुत चलता है, फिरता है और चश्मे भी नहीं लगाता है, देखा होगा चश्मे नहीं लगाता है, पैदल भी चल लेता है, तो वो युवा अवस्था है। वृद्ध अवस्था में वो होते हुए युवा अवस्था। तो रसायनों का जो प्रयोग हमारे यहाँ बता गया पहले, क्योंकि हमारे यहाँ इम्यूनाइजेशन नहीं था, मतलब टीकाकरण नहीं था, तो पहले जो ऋषियों ने सोचा वो यही सोचा कि भाई इन सब दवाइयों के खाने से आदमी मतलब बुढ़ापा धीरे धीरे आए। बुढ़ापा तो आएगा, मृत्यु निश्चित है, कोई नहीं रोक सकता, ये झूठ बात है कि भाई हाँ, पर शतायु हो, मतलब उम्र लंबी हो, 100 साल के करीबन जीवन दिया गया है, तो वो निश्चित रूप से चलता रहे। तो इसी को हम लोग रसायन कहते हैं। उस केमिस्ट्री को इसमें मत जोड़िए, रसायन शास्त्र वो अलग है, ये रसायन है। रसायन का मतलब ये हुआ कि जिन द्रव्यों का हम उपयोग करके आदमी को बुढ़ापे को थोड़ा दूर कर सकें, बीमारियां ना आए, ये ही रसायन है। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको जो है डिफरेंशिएट किया और हमारे दर्शकों को बताया कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। जैसे अभी आपने बात की च्यवनप्राश की, तो लोग अक्सर च्यवनप्राश का सेवन कर लेते हैं कि हम स्वस्थ रहेंगे, हष्ट पुष्ट रहेंगे, और जैसे आपने कहा कि जल्दी से बूढ़े नहीं होते हैं, ये सोचकर लोग उसको ग्रहण करते हैं। जैसे कि कहा गया है कि जो च्यवन ऋषि थे उन्होंने च्यवनप्राश को ग्रहण किया था और ताकि वो जवान रहे। तो लेकिन आजकल तो ऐसा नहीं होता, लोग च्यवनप्राश का सेवन भी करते हैं लेकिन जवान नहीं रहते हैं। तो इसके पीछे की क्या कहानी है? इसकी वजह मैं बता देता हूँ। जैसे अभी आपने पूछा कि च्यवन ऋषि के बारे में जो पूछा वो सत्य है, और उनमें जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल सत्य लिखा हुआ है। देखिए, जितने भी रसायन कहे गए हैं उनमें फलश्रुति दी गई है कि भाई ये रसायन कैसे काम करते हैं और किस तरह से काम करते हैं। तो जो आपने ये अश्विनी कुमारों ने बनाया, च्यवन ऋषि के लिए बनाया, अब ये काम क्यों नहीं करता, जो आपका सबसे बड़ा मूल प्रश्न है, बिल्कुल सच बात है। अब उसमें क्या लिखा हुआ है चरक संहिता में, उसका तो कोई पालन करता ही नहीं है। उन्होंने लिखा हुआ है कि आंवला जो है माघ और फागुन मास का ही होना चाहिए। देखिए, आप समझ लीजिए, उन्होंने क्या लिखा है कि माघ और फागुन मास का ही आंवला लिया जाए, और आंवला भी हो हिमालय क्षेत्र का हो, न कि ये नहीं है कि कहीं भी बागवानी करके आप वहां का आप ले लीजिए आंवला और उसको उपयोग कीजिए, ऐसा नहीं है। वो जो आंवला उपयोग होगा वो हिमालय क्षेत्र का होगा, और जितने भी रसायन बनाए जाते हैं वो हिमालय प्रदेश से लाई हुई औषधि से ही बनाए जाते हैं, और ये सब ऋषियों के लिए ही बनाए गए थे जिसका हम उपयोग करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो हमारे यहाँ जो पास में पेड़ खड़ा हुआ है उसके आंवले तोड़े, और वो भी कभी भी तोड़ लेते हैं, हम लोग किसी भी महीने में तोड़ लेते हैं। तो माघ और फागुन मास का ही वर्णन उन्होंने दिया हुआ है कि सिर्फ 2 ही महीने आपको आंवले तोड़ने हैं, और उसके बाद में उसका तब आप जो च्यवनप्राश बनाते हैं, और उसमें जो चीनी की मात्रा है वो बहुत कम होती है, जो आपको आजकल दिया जाता है उसमें केमिकल भी मिलाया जाता है, जबकि केमिकल नहीं डालना चाहिए। इसलिए देखिए, जब तक रॉ मटेरियल हमारा सही नहीं होगा, जब तक हमें उस फल की प्राप्ति नहीं होगी, जब तक, जैसे स्टूडेंट है, यदि अच्छी तरह से नहीं पढ़ेगा तो रिजल्ट कहां से आएगा? रिजल्ट भी ऐसे ही आएगा। तो हम लोग कर क्या रहे हैं कि हम लोग जो रॉ मटेरियल है उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, क्योंकि हर एक चीज में यदि हम कुछ भी करते हैं उस पर ध्यान देना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि कंसंट्रेशन, एकाग्रता या फिर किसी चीज पर ध्यान देना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और सबसे पहला जो है स्थान उसको दिया जाता है। कहा जाता है यदि हम लोग एग्जाम देने जाते हैं तो पढ़ाई को पूरे ध्यान से करें, अच्छी तरीके से कॉन्सेंट्रेट होकर करें, तभी उसमें सफलता हासिल होगी। यदि किसी बीमारी का इलाज करते हैं तो ठीक तरीके से, पूरे सच्चे मन के साथ और पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ और ठीक प्रकार से दवाइयों का सेवन करके ही किया जाए, तभी उस बीमारी से निजात मिल सकती है। इस चर्चा को लगातार जारी रखेंगे। फिलहाल एक कॉलर जुड़ गए हैं, चलिए पहले उनसे बात कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, नाम बता दें अपना। डॉक्टर साहब नमस्कार, मैं अजय बोल रहा हूँ दिल्ली से। नमस्कार जी अजय जी, आप किसके बारे में जानना चाहते हैं? दरअसल मैडम, मेरा एक भतीजा है 5 साल का। जी बिल्कुल, डॉक्टर साहब आपको सुन पा रहे हैं। आपके भतीजे की क्या प्रॉब्लम है, आप डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब, मेरा भतीजा 5 साल का है। पिछले 1 साल से ना उसे दौरे पड़ते हैं। एक दिन वो खेलते खेलते गिर गया, तब हमें पता नहीं चला, तो हम उसे यही दिल्ली में एक हॉस्पिटल में ले गए प्राइवेट में, तो तब तो ठीक रहा। लेकिन पिछले 1 साल में उसे ना ऐसा होता है, हफ्ते में 1 बार दौरा जरूर पड़ जाता है। खैर उसका एलोपैथिक इलाज चल रहा है, लेकिन उससे हमें मतलब इतनी संतुष्टि नहीं है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि किस तरह से उसे हम आयुर्वेद में, क्या इसका पक्का इलाज है? देखिए, जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, वाजिब भी है, और बच्चा भी छोटा है। देखिए, जैसे हम इस बीमारी के बारे में कहते हैं, ये तंत्रिका तंत्र की एक बीमारी है, और इसमें थोड़ा एक्टिव हो जाता है ब्रेन से ही हमारे जो इम्पल्स निकलते हैं वो ब्रेन से निकलते हैं। पूरा शरीर भी हमारा इसी से ही कंट्रोल होता है, नियंत्रित होता है। तो जो हम लोग दवाई देते हैं उसमें कई तरह की जो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस होके ब्रेन में जाके हमारे नर्वस सिस्टम पे जाके काम करती हैं, वही दवाइयों का उपयोग किया जाता है। और बच्चा छोटा है, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है, सभी दर्शकों के लिए भी है।
बिल्कुल, क्योंकि अभी ब्रेन भी अभी आगे चल के और डेवलप होगा। तो आप आयुर्वेद की देखिए, एलोपैथ की दवाई जैसे मैं पहले भी बताता आया हूं, एलोपैथ की दवाई आप जिस दिन खाते हैं बस उस दिन काम करती है, अगले दिन काम नहीं करती है। तो जीवन भर यदि आपको एलोपैथ की दवाई खानी हो तो बच्चे को आप खिलाते रहे, नहीं तो आप आयुर्वेद का बिल्कुल सहारा ले और लेने के बाद में जैसे ही आप इसका सहारा लेंगे, कुछ दिन के बाद में एलोपैथ की दवाइयां कम होने लगेंगी, दौरे पड़ने कम हो जाएंगे और आगे चल के इसका जो हम लोग देखते हैं बच्चों में कई बार जो ब्रेन डेवलप है वो भी नहीं हो पाता, वो पढ़ाई भी नहीं अच्छी तरीके से कर पाता है। तो आप निश्चिंत रहें, आप आके मिल लें, दवाई खाएं और बिल्कुल निश्चित रूप से बच्चे को बहुत अच्छा ही फायदा इसको होगा बच्चे को। जी बिल्कुल, इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ जो आप जानकारी प्राप्त करना चाहते थे वो आपको प्राप्त हो चुकी है। डॉक्टर साहब ने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताया है कि किस तरीके से कौन सी दवाई का सेवन करके और किस तरीके से आप अपना जो बच्चा है उसको स्वस्थ रख सकते हैं। तो यदि आप और भी जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं या फिर और भी सवाल पूछना चाहते हैं तो आप अपना अपॉइंटमेंट भी फिक्स करवा सकते हैं। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, आप इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, अपना अपॉइंटमेंट फिक्स करवाकर डॉक्टर साहब से आकर व्यक्तिगत रूप से मिलकर जो है परामर्श ले सकते हैं। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, जैसे इनका कॉल था और आज हमारा टॉपिक भी यही है मिर्गी, तो मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आखिरकार ये मिर्गी क्या होती है और किस तरीके से लोगों को हो जाती है, क्योंकि लोगों के अलग अलग विचार हो जाते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि यदि किसी को ऐसा होने लग जाए, मिर्गी के दौरे पड़ने लग जाए, तो लोग अक्सर समझते हैं भूत प्रेत का साया है या किसी का किया कराया है और डॉक्टर्स के पास जाने की जगह ज्योतिषाचार्यों के पास चले जाते हैं। तो मैं चाहूंगी आप ऐसे भटके हुए लोगों का मार्गदर्शन करें। देखिए, जैसे आपने पूछा, बिल्कुल बहुत सही है, वाजिब क्वेश्चन है। एक तो बीमारी ही ऐसी है कि देखिए अचानक मरीज बैठा हुआ है और अचानक उसको कुछ हो जाए तो लगता है पता नहीं भूत आ गया इसको, तो वो मरीज बेचारा करे भी क्या, तो उसको ऐसा ही लगता है और कई बार इधर उधर वो घूमता भी रहता है। बेसिकली वही हमारा समझाने का मतलब है, विद्युतीय तरंगे होती हैं, जैसे हमारी ये सब कुछ चल रहा है तो विद्युत से चल रहा है, ऐसी ब्रेन में भी विद्युतीय तरंग होती हैं जिसे हम नर्वस मतलब ब्रेन की जो डिजीज है, विद्युतीय जो तरंगे थोड़ा एक्टिव हो जाती हैं ज्यादा। तंत्रिका तंत्र मैंने जैसे बताया, उसका दूसरा नाम है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र की ये बीमारी है। यदि एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रहा हूं, यदि सिंगल एक बार दौरा आए तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बच्चा छोटा है, सिंगल एक बार दौरा आया है, बड़ा है, सिंगल एक बार दौरा आया है, बिल्कुल कुछ नहीं जाने की जरूरत है। हाँ, कई चीजें और भी होती हैं, ट्यूबरक्लोसिस होती है ब्रेन की, आज पहली बार आप सुन रहे होंगे दर्शकों। डॉक्टरों को तो सब पता होती है कि ब्रेन की टीबी भी होती है, उसमें भी दौरा आता है। कोई एमआरआई वगैरह आप करा के देख लें, उसमें होता क्या है कि हम लोग देख लेते हैं कोई और चीजें तो नहीं कर रही हैं, कोई ग्रोथ करनी है, कोई अलग से ग्रोथ हो जाती है, तो उससे हमें पता चल जाता है यदि ग्रोथ है तो वो चीज अलग है, वो मिर्गी नहीं है। हाँ, दौरा मिर्गी जैसा आएगा, तो ये अंतर करना बहुत जरूरी है कि ये वाकई मिर्गी का दौरा है। यदि आपकी एमआरआई वगैरह नॉर्मल है और ये कंफर्म हो जाता है कि दौरा मिर्गी का है, तो उसके लिए आप एलोपैथ की दवाई के साथ साथ अपनी आयुर्वेद की दवाई आप स्टार्ट कीजिए। कुछ ही दिनों में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, क्योंकि जो जैसे हम लोग रसायनों की बात अभी कर रहे थे, उन्हीं में रसायनों में आता है हमारा कुष्मांडवल्य आता है, ब्राह्मी रसायन आता है, हम लोग उसका उपयोग करते हैं। 5 से 7 दिन में रेस्पॉन्स आ जाता है। और उसमें हम लोग जब रसायन में बात करते हैं तो उसमें आता है मेधा शक्ति बढ़ाने वाली दवाइयां, तो ये मेधा स्मरण शक्ति बढ़ाती हैं। तो जो दवाइयां जो हमारी जीवनीय द्रव्य हैं जो हम लोग देते हैं इनके साथ में, वो इतना अच्छा रिजल्ट देती हैं। अब जैसे हम लोगों ने बताया कि रॉ मटेरियल हम लोग मंगाते हैं हिमालय से, वहीं क्षेत्र से मंगाते हैं हम लोग, वही यूज करते हैं और इतना अच्छा रिजल्ट है। देखिए, अब हम लोग काफी अनुभवी हो गए हैं, 20 साल हो गए हम लोगों को काम करते हुए, तो अब हम लोग वैसी चीज नहीं है कि भाई कहीं से भी मंगाई और आपने कुछ भी दे दिया, ऐसा नहीं करते हैं। रॉ मटेरियल पे पूरा ध्यान दिया जाता है हम लोगों के यहाँ, अच्छी तरह से उस पर ध्यान दे के वर्क करके तब आपको मेडिसिन दी जाती है। मेडिसिन हो सकता है आपको साथ के साथ ना मिले हमारे यहाँ, आपने फोन किया, आप आए भी, हो सकता है आपको बाद में दे जाए, क्योंकि हमारा ध्येय यही है कि आपका मरीज ठीक हो, आप बिल्कुल स्वस्थ रहें। और हम कर सकते हैं भाई, जब हम आपको रिजल्ट दे सकते हैं तो फिर हम आपको कंजूसी क्यों करें। हाँ, रिजल्ट ना हो, ना मिलने वाले हो, और प्रैक्टिकल करते करते हमें इतने दिन हो गए। वैसे भी चिकित्सा जगत में एक बात कही गई है कि आदमी पढ़ता है, उसके एक पंख होता है, जैसे पक्षी के 2 पंख होते हैं ना, तो चिकित्सक जब करते करते अनुभवी हो जाता है, उसके 2 पंख होते हैं, तो वो उड़ सकता है। तो वो बिल्कुल 100% आपको कह सकता है कि आपका मरीज ठीक हो जाएगा। और जब भी हम मरीज को ये कहते हैं तो ठीक हो जाएगा, तो वाकई रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं और वो ठीक भी होता है। तो अनुभवी डॉक्टरों की, अनुभवी ज्योतिषियों की, और जितने सीनियर हैं उनकी इसीलिए कहते हैं कि इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि उनके पास एक अनुभव होता है। और किसी काम को करते करते जब अनुभव काफी दिनों का हो जाता है, तो वो ज्ञान जो होता है वो समाज के लिए ही होता है। तो वही काम हम लोग कर रहे हैं कि समाज को वो ज्ञान दे रहे हैं। तो मिर्गी के बारे में बिल्कुल धारणा ना पालें। 2-3 तरह की मिर्गी का वर्णन है। वैसे रज और
तम दोष हम लोग मानते हैं, उसकी वजह से ही ये होता है। 2-3 चीजें हैं, मैं बताऊंगा उसमें बाद में भी कि क्या करें क्या ना करें, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। और कई चीजें मतलब खाने पीने से भी आपको काफी रिलीफ मिलेगा। जो नॉर्मल दिनचर्या है, जैसे नशा ना करें, नशे का प्रयोग बिल्कुल ना करें। जो लोग नशा करते हैं उन पे दवाइयों के इफेक्ट होते हुए हमने बहुत कम देखे हैं। नशा बिल्कुल रोक दें, बिल्कुल ना करें यदि आपको मिर्गी है। और मिर्गी का रोग पूरे परिवार को परेशान करता है, एक आदमी का रोग नहीं है, क्योंकि आप अकेले छोड़ नहीं सकते, अकेले कहीं जा नहीं सकते, चला गया दौरा आ गया गिर ना पड़े। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि पहाड़ों पे ना चढ़ें, क्या ना करें, पहाड़ों पे ना चढ़ें, सीढ़ी पे ना चढ़ें, जैसे अकेली सीढ़ी है। इसी तरह से ऊंचाई, पानी पे ना देखें, पानी में ना देखें, अचानक गिर गए आप, अग्नि से दूर रहें हमेशा और थोड़ा ध्यान रखें। तो इसलिए इस रोग को थोड़ा सा ध्यान लेके करें। हाँ, एलोपैथ में एक फायदा है कि आप तुरंत दवाई बंद ना करें, और एलोपैथ की दवाई एलोपैथ वाले आपको बताएंगे कि आपको जिंदगी भर खानी पड़ेगी। पर आयुर्वेद से ये इतना फायदा है कि आप एक बार शुरू करके देखें, कुछ ही दिनों के बाद में आपकी एलोपैथ की दवाई हम लोग कम कर देंगे और धीरे धीरे आपकी बंद हो जाएगी और मिर्गी आनी आपकी बंद हो जाएंगी। शास्त्रों में उल्लेख है भाई, हमारे महर्षियों को तो पहले ही ज्ञान था, उन्माद, अपस्मार, इन रोगों, इन नामों से वर्णन है पहले से ही। तो आप उस पर लेके देखें एक बार मेडिसिन, काफी रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। जी बिल्कुल, मैं इसके लक्षणों के बारे में भी आपसे जानूंगी और जानूंगी कैसे इसका उपचार हो सकता है। लेकिन लोगों की जो अलग अलग धारणाएं हैं, जैसे अभी मैंने आपसे कहा कि कोई भूत प्रेत समझ लेता है, कोई ऊपरी बाधा समझ लेता है इस बीमारी को और इसका इलाज नहीं करवा पाता है ठीक प्रकार से, और इसके साथ ही ये बीमारी बढ़ती जाती है क्योंकि लोगों के पास जानकारियों का अभाव होता है और मार्गदर्शन उनको कोई नहीं कर पाता है। तो इस तरीके से बहुत से लोग इस बीमारी को खत्म करने के लिए घरेलू उपचार भी करते हैं, चप्पल सूंघा देते हैं या फिर ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं जिसके बारे में सोचने में भी मतलब थोड़ा सा करने से पहले सोचना पड़ता है कि क्या सच में ये सब चीजें करने से इस बीमारी से निजात पाई जा सकती है। तो मैं चाहूंगी आप ऐसे ही भटके हुए लोगों का मार्गदर्शन करें और उनको ये बताएं कि ठीक प्रकार से इस बीमारी से कैसे बचा जा सकता है। देखिए, जब भी दौरा आए आप मरीज को छोड़ दें, वैसे ही कभी भी चप्पल वप्पल सुंघाने की कोई जरूरत नहीं है, मुंह में कुछ ना डालें, मतलब ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। उसको अकेला छोड़ दें, आप जितनी देर में वो चप्पल वप्पल लेके आएंगे इतनी देर में वैसे भी दौरा शांत होने लगता है। तो पकड़े ना, जकड़े ना, नहीं तो हड्डी टूट सकती है, जकड़ लेते हैं जैसे। कुछ नहीं करना, आराम से लिटा दें। लिटाने के बाद में मुंह में बिल्कुल पानी ना डालें, कोई चीज चम्मच वम्मच ना डालें। कभी कभी कुछ को जीभ वगैरह कट जाती है, हल्की सी कट जाए तो कोई बात नहीं, वो अपने आप ठीक हो जाती है, उसमें कुछ करने की भी जरूरत नहीं है, कोई दवाई देने की जरूरत नहीं है। घबराएं ना, घबरा जाते हैं अचानक, पता नहीं क्या हो गया, अब क्या होगा। तो ना पड़ोसी घबराएं और ना मरीज के परिवार वाले घबराएं। यदि कभी किसी को मिर्गी का दौरा आए तो उसको लिटा दें, कुछ देर में मरीज देखेंगे आप अपने आप ठीक हो जाएगा। सिंगल दौरा आया है तो डॉक्टरों की दवाई लेने की या हमारे यहाँ भी आने की जरूरत नहीं है। किसी को एक बार मिर्गी का दौरा आया, कोई बार बार आ रहा है, चिकित्सक के पास तुरंत जाए, जरूरत है अपनी MRI कराए, चेक करें, देखें कहीं ट्यूबरक्लोसिस तो नहीं है, कोई अलग विकृति तो नहीं हो रही है। अलग यदि अलग विकृति हो रही है तो उसका अलग ट्रीटमेंट है, वो मिर्गी का दौरा नहीं है। ट्यूबरक्लोसिस है, टीबी की दवाई खाएं, जब तक डॉक्टर बताए टीबी का ध्यान दें। वो मिर्गी का दौरा नहीं है, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। ये सब चीजें मतलब ऐसी है, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। जैसे मैंने बताया कि सिंगल दौरा है, कुछ नहीं करना है, ट्यूबरक्लोसिस है, टीबी की दवाई खिलाए, मिर्गी की दवाई खिलाने की जरूरत नहीं है। अलग कोई विकृति है, उसका इलाज अलग होगा, ये देखने के बाद में। जी हाँ बिल्कुल, इसलिए मैं अपने दर्शकों को यही कहना चाहूंगी, यदि आप भी ऐसी धारणा अपने मन में बना के रखे हुए हैं कि ये जो बीमारी है ये भूत प्रेत का साया होता है या फिर ऊपरी बाधा होती है, तो अपने दिमाग से बिल्कुल ऐसी बातें निकाल दें, क्योंकि ये बीमारी दिमाग से संबंधित होती है। इसका इलाज करना, समय रहते इसका ट्रीटमेंट करवाना और दवाइयों का सेवन करना बेहद आवश्यक हो जाता है, नहीं तो ये बीमारी और ज्यादा बढ़ जाती है। तो यदि आप भी मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, आयुर्वेद के माध्यम से स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो इन नंबरों पर जल्द से जल्द कॉल करते रहें और डॉक्टर साहब से अपना मार्गदर्शन प्राप्त करें और ये जाने कि किस तरीके से आप अपनी बीमारी से निजात पा सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं और निरोगी काया की प्राप्ति कर सकते हैं। तो इन नंबरों पर कॉल करते रहें, नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार दिखाए जा रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले कॉलर जुड़ गए हैं, चलिए उनकी समस्या जान लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, नाम बताएं। नमस्कार, मेरा नाम सौम्या गुप्ता है। जी सौम्या जी, आप किसके बारे में जानना चाहती हैं? मैं आपका कार्यक्रम लगातार देखती हूँ, मुझे बहुत पसंद आता है, बहुत जानकारी मिलती है आपके इस कार्यक्रम को देख के। मैं डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। बहुत अच्छा लगता है, आपका कार्यक्रम से बहुत ज्ञान मिलता है, नॉलेज मिलती है हमें। जी जी डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहती थी कि जो आप मिर्गी के बारे में मुझे कुछ और नॉलेज चाहिए थी, बच्चों के बारे में, खास करके बच्चों में जो स्पीकिंग की प्रॉब्लम आ जाती है, कई बार वो सोचते रहते हैं और गुम से हो जाते हैं,
या देर से बोलना शुरू करते हैं, तो ऐसा कोई सिम्टम है उनको? क्या ये प्रॉब्लम हो सकती है आगे बढ़कर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा सोचने की जरूरत नहीं। वो मानसिक बीमारी में अलग आता है, उसके लिए थोड़ा अलग ट्रीटमेंट है, दवाइयां कुछ मिलती जुलती सी देते हैं वैसे। पर वो बच्चे की जो सोचने वाली, जब तक दौरा वगैरह नहीं पड़ता है, दौरा ही पड़ेगा तो ही मिर्गी समझे। फिर यदि वैसे मानसिक बीमारियां 20-22 आती हैं तो मैं आगे भी अगले प्रोग्राम में जिक्र करूंगा उनका, और बच्चे के लिए भी मतलब हम लोग अगला प्रोग्राम करेंगे तो उसमें हम बताएंगे आपको कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आज क्योंकि मिर्गी का ही प्रोग्राम है तो उसको आप मिर्गी से ना जोड़ें। हाँ, मानसिक बीमारी है, ये बिल्कुल सच है। 22-23 बीमारी हम मानसिक मानते हैं, उन्हीं में से एक मिर्गी बीमारी है। जैसे मैंने बताया तंत्रिका तंत्र की बीमारी है, उसमें थोड़ा एक्टिव हो जाता है, जो विद्युतीय तरंग है वो थोड़ा एक्टिव हो जाती हैं, तो उसी को थोड़ा सा हम नॉर्मल करने के लिए हल्की सी दवाई देते हैं, मरीज ठीक हो जाता है। कोई ऐसा ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको। जी हाँ, बिल्कुल, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मानसिक बीमारियां तो कई प्रकार की हो सकती हैं, उन्हीं में से एक पार्ट मिर्गी है। तो जरूरी नहीं है कि यदि आपके बच्चे के साथ कोई ऐसी समस्या हो रही है या मानसिक रूप से वो परेशान रहता है तो उसको मिर्गी ही हो। तो जैसे डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि यदि आपको ऐसे सिम्टम्स लगते हैं तो आप एक बार डॉक्टर के पास जाएं, इलाज करवाएं, सबसे पहले उनके टेस्ट करवाएं, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया MRI करवाएं, और ये जाने कि आखिरकार परेशानी क्या है और उसका इलाज जल्द से जल्द शुरू करवाएं। तो उम्मीद करती हूँ आप जो जानकारी प्राप्त करना चाहती थी वो आपको प्राप्त हो चुकी है। यदि और कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या फिर डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट लेकर उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहते हैं तो इन नंबरों पर जल्द से जल्द कॉल करके अपना अपॉइंटमेंट फिक्स करवाएं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार दिखाए जा रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, मिर्गी के बारे में आपसे और भी जानेंगे कैसे इसका उपचार किया जाता है, ये भी जानेंगे कि इसके लक्षण क्या होते हैं। लेकिन जैसे आप अभी हमने आयुर्वेद के बारे में बात की और जो आपका क्लिनिक है वो आयुर्वेद और इनफर्टिलिटी क्लिनिक है जो आप चलाते हैं, तो मैं थोड़ा सा आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि इनफर्टिलिटी के बारे में आप हमारे दर्शकों को कुछ बताएं कि आखिरकार क्या इनफर्टिलिटी होती है और किस तरीके से आप अपने क्लिनिक में जो है इलाज करते हैं दर्शकों का। देखिए, आज एक महत्वपूर्ण मैं जानकारी दे दूं। अभी ताजी जानकारी भी कुछ समाचार पत्रों में आई थी कि यदि हैबिचुअल अबॉर्शन हो रहा है, बार बार गर्भपात हो रहा है, तो उसमें औरत ही जिम्मेदार नहीं है, उसमें आदमी का जो स्पर्म होता है वो भी जिम्मेदार होता है। यदि स्पर्म की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो बार बार आपको हैबिचुअल अबॉर्शन हो सकता है। तो उसके लिए आप स्पर्म के लिए मेडिसिन लें और ध्यान दें और अपनी स्पर्म की जांच कराएं। यदि किसी तरह की कोई और दिक्कत है तो आप संपर्क कर सकते हैं हमसे। और जो IVF फेल हैं या IUI कई बार करा चुके हैं और उनको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, आयुर्वेद में बहुत अच्छी दवाई है। वजह छोटी सी है, कोई बहुत बड़ी वजह नहीं है। हमारे पास में भी जो दवाइयां कई बार जरूरत होती है, IVF बहुत अच्छी प्रक्रिया है, सर्जिकल प्रक्रिया है। IVF का उपयोग करें, पर कब करें ये बहुत जरूरी है। और IVF असफल हो तो निराश ना हो, क्योंकि वो एक प्रक्रिया जो उन्होंने की है वो बिल्कुल ठीक प्रक्रिया की है, कोई गलत प्रक्रिया नहीं हुई है। पर कभी कभी एक बार में रिजल्ट नहीं मिलते हैं। मेडिसिन हमारे पास बहुत अच्छी है, मेडिसिन लें। हमारी मेडिसिन जैसे आप लेंगे और IVF का प्लान कर रहे हैं तो उससे पहले एक बार हमसे जरूर मिल लें। और यदि IVF असफल हुआ है तो भी आप निराश ना हो, बिल्कुल मिले। कई बार एक बार में सफलता नहीं मिलती है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, और जिस तरीके से आप मरीजों का जो है आयुर्वेद के माध्यम से इलाज करते हैं ये तो बहुत बड़ी बात है ही, लेकिन जिस तरीके से आप उनका मार्गदर्शन करते हैं और उनको ये बताते हैं, उनके हित की बात करते हैं, ये खुद में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ऐसे लोग बहुत कम मिल पाते हैं जो लोगों का मार्गदर्शन करें, उनके हित की बात करें। ज्यादातर लोग अपने फायदे की सोचते हैं, लेकिन आप जिस तरीके से ये अच्छा कार्य कर रहे हैं, लोगों के लिए जो कार्य कर रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं और मरीजों का इलाज कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। अपने दर्शकों से यही कहना चाहूंगी, बहुत सुनहरा और खास मौका है। यदि आप भी मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, इलाज कराना चाहते हैं, दवाइयों से मुक्ति पाना चाहते हैं, बीमारियों से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो जरूर कॉल करें और इन नंबरों पर कॉल करके अपना अपॉइंटमेंट फिक्स करवाकर डॉक्टर साहब से मिलकर अपनी बीमारियों को समय रहते ही कंट्रोल में कर लें और ये जाने कि किस प्रकार से आयुर्वेद के माध्यम से आप स्वस्थ बन सकते हैं। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, जो मिर्गी है इसके लक्षण क्या होते हैं और खासकर आपके जो क्लिनिक है उसमें इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाता है? देखिए, 2-3 महत्वपूर्ण चीजें मैं आपको बता देता हूँ। एक तो जो दौरा है उसका ही मेन होता है कि यदि बार बार दौरे आ रहे हैं तो उसी से हम लोग मतलब जनरली यही डिसाइड कर लेते हैं कि मिर्गी है। हाँ, यदि जांच की जैसे अभी बात हो रही थी तो जांच करा के जरूर देख लें। उसमें हमें ये देखना पड़ता है कि नॉर्मली मिर्गी है या किसी बीमारी की वजह से। अब क्या करें क्या ना करें इसके बारे में मैं आपको जरा सा बता देता हूँ, क्योंकि समय थोड़ा कम होता है तो बताने की तो बहुत चीजें होती हैं, पर वो जरूरी है कि भाई आप क्या खाएं क्या ना खाएं। इसमें आप मीठा अनार ले सकते हैं, आंवला ले सकते हैं, साथ में ब्राह्मी का स्वरस ले सकते हैं। इसके बाद में परवल की सब्जी लें, नारियल का तेल लें, नारियल का पानी पिएं, तिल के तेल की मालिश करें और साथ साथ में थोड़ा सात्विक रहें। क्रोध
और भय, इस चीजों से बच के रहें, शोक में ना रहें। कोई दुर्घटना घट जाती है, कई आदमी काफी दिनों तक शोक में रहते हैं। शोक से, भय से, क्रोध से, इन सब चीजों से दूर रहें। बताया जाता है आयुर्वेद में रज और तामसिक ये बीमारी मानी जाती है, इसीलिए रज और तम की अधिकता हो जाती है, इसी वजह से ये बीमारी होती है, इसीलिए हमारे यहाँ ब्राह्मी वगैरह का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे तरीके से हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन किया। खासकर उनको आपने बताया कि किस तरीके से ये जो बीमारी है बहुत ही गंभीर बीमारी मानी जाती है, कैसे, कौन से उपाय करके, किस तरीके से उपचार करके वो इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। और आप यहाँ पर आए उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, यदि आपके साथ भी कोई बीमारी लगातार लगी हुई है या फिर आपको ये डर सता रहा है कि हमारी बीमारी समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही है, या फिर आपको कोई आयु संकट है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि जो बीमारी है वो जीवन भर आपके साथ रहने वाली है, जीवन भर आप दवाई खाते रहेंगे लेकिन ये बीमारी नहीं समाप्त होगी, तो आप बिल्कुल गलत हैं। अवश्य ही आपकी बीमारियां समाप्त हो सकती हैं। फर्क सिर्फ ये होता है कि आप जो है ठीक जगह नहीं जाते हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं, मार्गदर्शन नहीं आपका कोई कर पाता है। यदि आप मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, डॉक्टर साहब से बात करना चाहते हैं, तो जरूर एक बार कॉल करें। इन नंबरों पर कॉल करके अपना अपॉइंटमेंट फिक्स करवाएं और डॉक्टर साहब से मिलकर अपनी बीमारियों को समय रहते कंट्रोल करके दवाइयों के माध्यम से, आयुर्वेद के माध्यम से खुद को स्वस्थ बनाएं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। फिलहाल समय का अभाव है, हमें यहाँ रुकना होगा, लेकिन आप लोग लगातार हमें कॉल करते रहें, कार्यक्रम के साथ बने रहें और अपना इलाज करवाते रहें। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे भी दीजिए आज्ञा। नमस्कार।